पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। अब देखिए आपकी यूनिट 2 शुरू हो गई है, स्किल्स इन इंग्लिश, है ना। आपको बता दें कि आपकी पेपर 1 की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर 2 की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर 3 की क्लासेस भी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं और आज से आपकी पेपर 4 की क्लासेस शुरू हो जाएगी वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की। अब देखिए कुछ बच्चों के कॉलेज में समावेशी शिक्षा चल रहा है, कुछ बच्चों के कॉलेज में टीचिंग वाला सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ के में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो जिनके में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन चल रहा है वो आकर के प्रॉपर पढ़ सकते हैं और जल्दी से ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। बाकी देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्किल्स इन इंग्लिश। सो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। हाँ ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, मे बी थोड़ा लाइट दिख रहा हो, ये बुक का पेज ही ऐसा था। सबसे पहले जानते हैं कि बैकग्राउंड टू स्टडी ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है कि अपना भारत देश जो था, मतलब जो है, उसमें क्या थी, संस्कृत भाषा जो थी वो प्रधान थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने हिंदी को जो है प्रायोरिटी दी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इंग्लिश की शुरुआत हो गई अपने यहाँ। अब इंग्लिश की शुरुआत जो हुई तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, आखिर किसने शुरुआत करवाई या की या ज़बरदस्ती हुई या कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे पहले, है ना। तो देखो सबसे पहले द स्टडी ऑफ इंग्लिश डेट्स बैक फ्रॉम द कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, लिख लो ज़रा, औपनिवेशिक। अब मैम ये औपनिवेशिक क्या है अभी बताते हैं क्या है। देखो period and the famous Macaulay Minutes of 1835 was chiefly responsible for the introduction of Western education and English। कहते हैं जब मैकाले के समय आया 1935 का, है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो यही जिम्मेदार है अपने भारत में कि वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि आपकी क्या पश्चिम संस्कृति के साथ साथ पश्चिम शिक्षा जिसमें कि इंग्लिश आती है ना, आपकी इंग्लिश अंग्रेजी, उसको अपने यहाँ भारत देश में लागू करने के लिए। इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल स्टेजेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया वाज टू स्प्रेड वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश। मतलब यहाँ पे ये मान के चलो आपकी वेस्टर्न जो लर्निंग थी, है ना, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी को लाए। और औपनिवेशिक का अर्थात ये होता है कि देखो जैसे कि कोई दूसरा देश जब किसी ऐसे देश पे शासन करे और उसके बाद में उसका कोई मतलब वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, मालिकाना हक के किसी का हो, इन्हीं का हो जाए। जैसे ब्रिटिश थे उस समय के दौरान 1835 के दौरान, तो इनके लिए कोई कानून वगैरह तो था नहीं, ये आराम से यहाँ राज्य कर रहे थे, ये राज कर रहे थे, तो इनकी जो मर्जी आती थी ये वो करते थे। बात समझ में आई। अब देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या कही गई कि लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्सेप्टेड मैकॉलेज व्यू इन हिज रिजोल्यूशन ऑन 7 मार्च 1835 एंड इंग्लिश एजुकेशन वाज imposed in India from being a language rooted in colonialism. English has become the language that has given Indian an age over centuries where English as a foreign language। मतलब कुल मिला के जो अपने भारत देश के लोग थे तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, इंग्लिश को ले आए और महत्वता देने की प्रयास किया। फिर राजा राम मोहन रॉय जी आए और उनका कहना क्या था कि देखो अ प्रोग्रेसिव थिंकर, philosopher and founder of Brahma Samaj looked upon English education as a vehicle of progress and strongly recommended Western education in India। मतलब जो राजा राम मोहन रॉय जी थे ये भी अंग्रेजी के समर्थन में बोले और इन्होंने क्या किया था। अभी यही आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है, तब कौन बताओगे आप, राजा राम मोहन राय, है ना। तो इन्होंने भी सपोर्ट किया और इन्होंने भी बताया कि एक तरीके से आप वैकल मान लो किसका, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन भारत देश में है उसको और ऊपर उठाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए एक तरीके का क्या है, ये अंग्रेजी वैकल है, ठीक। ग्रेजुअली इंग्लिश रीच्ड the highest pinnacle, enjoying a privileged position during the British regime. It was the language of court and administration। क्या कह रहे हैं, ये एक भाषा थी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रेड एंड कॉमर्स की। बट इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। लेकिन अपना जो भारत देश था वो कैसे था, बहुभाषीय देश था। एंड there's no dearth of languages, it is rich in literary tradition, but the growth of this language was suppressed during the British reign. English schools proliferated under government patronage and the beginning of westernization could be seen all over the country. Rapid spread of western literature and science became possible through English language। मतलब इंग्लिश जब भाषा अपने देश में आई, है ना, तो साइंस पढ़ना बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल वगैरह ये सब खोले गए और साथ में पढ़ाई को और आसान बनाने की कोशिश की गई। हाउएवर लार्ज कर्जन
insisted on teaching and of English of Indian languages for the benefit of the learners. Would a dispatch of 1854 also give equal status to Indian languages along with English? It laid emphasis that the needs of Indian society could be fulfilled by the use of mother tongue and English could be used as an official language. मतलब जो इंग्लिश थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, और बाकी जो थी मतलब मदर टंग आपकी है वो आराम से आप बोलो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश सीख रहे हो, तो फिर वो आपकी कैसे काम करेगी? एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, देखो, इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एजुकेशन वॉज नेवर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये मान के चलो जैसे ब्रिटिश लोग जो थे वो जो इंग्लिश अपने यहाँ लेकर के आए, तो वो इस बेसिस पे नहीं लाए कि वो आपके यहाँ का डेवलपमेंट चाहते थे, वो इस बेसिस पे लेकर के आए थे कि वो मेडिएटर, जैसे हम लोगों के बीच की कोई बात है तो वो समझ पाए, उन लोगों के बीच की बात है तो हम समझ पाए, है ना, कोई ऑफिशियल काम है तो अच्छे से हो जाए। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि अपने यहाँ का डेवलपमेंट हो, इस बेसिस पे वो इस भाषा को लेकर के आए। द मेन एम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉज टू फुलफिल इमीडिएट नीड्स ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। देखो उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका मुख्य लक्ष्य जो आपके ब्रिटिश लोग थे, उनका मुख्य लक्ष्य भारत देश में अपने यहाँ इंग्लिश एजुकेशन लाने का केवल इतना काम था कि वो जो मतलब जो जैसे कि भाई मान लो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि कल आप मेरे काम भी आ सकते हो। जैसे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ लाए, तो अब बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा लिखेगा, तो आगे चल के जो सब चीज़ें होंगी तो उन्हीं के हिसाब से तो होंगी, जैसे वो सिखाएंगे बच्चों को ब्रिटिश मतलब इंग्लिश स्कूल्स में, वही सब चीज़ें तो होंगी। Therefore, in the wake of independent India has to restructure its education system and make headway a new language policy. उसके बाद में जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ तो ये नई अपनी पॉलिसी लाए, उन्होंने अपनी भाषा को वरीयता दी, यही सब चीज़ें हुई है ना। उसके बाद में देखो द यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ 1951, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिख दो फटाफट से, देखें किसको कितना याद है ना। तो द यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ 1951 जस्टिफाइज द यूज ऑफ मदर टंग ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल माइंड्स works automatically for the expressions and understanding sociology. A children interacts among the members of the community and educationally the child learns quickly through mother tongue and then unfamiliar linguistic medium. तो इनका कहना ये था कि जो बच्चे की मातृभाषा है ना, उसमें बच्चा आसानी से अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है ना, और वो जल्दी फैमिलियर हो सकता है। लेकिन एक अनफैमिलियर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश थी बच्चों के लिए, तो वो उतनी जल्दी उसमें क्या हो पाता, समायोजित नहीं हो पाता था। विद द एडेप्टेशन of the constitution in 1950, article 348 provides that English language shall be used in the Supreme Court and High Courts and shall also be the language of authoritative text of acts, bills, etc. of the legislatures. In the year 1963, the parliament passed a resolution making English as an associate official language and Hindi the official language of the country. उसके बाद में जब 1963 में ये बिल पास हुआ तो उसमें बताया गया, क्या बताएगा कि जो आपकी हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। देख लो फटाफट से, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप क्या टिक करोगे वहाँ पे? हिंदी। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तब आपको क्या टिक करना होगा? इंग्लिश। समझ लो, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कौन सी है? इंग्लिश है, और हिंदी आपकी कैसी है? ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की। ठीक है, सो एवरी नेशन शुड हैव अ नेशनल लैंग्वेज एज इट्स रिफ्लेक्ट इट्स कल्चर एंड हेरिटेज। जितने भी राष्ट्र हैं ना, उन सबकी अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है जो कि वहाँ के संस्कृति और वहाँ के कल्चर को दिखाती है, मतलब उसकी झलक मिलती है उस भाषा में, आप ऐसे समझ लो। ट्रेडिशंस एंड कस्टम, इट रिवील्स द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। इंग्लिश विल रिमेन अ फॉरेन लैंग्वेज एज इट cannot reflect and stand symbolic ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। कह रहे कि जो इंग्लिश थी ये एक फॉरेन लैंग्वेज थी, एक विदेशी भाषा थी, सो ये हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो भाव थे, लोगों के विचार थे, उसको प्रकट करने में असमर्थ रही। इंग्लिश लैंग्वेज एज अ टीचिंग, अब आइए पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एज अ टीचिंग का क्या सीन है। इंग्लिश हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक भारत देश में इंटीग्रल पार्ट बन के रह गई। उसके बाद में आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, द पेरेंटल डिमांड फॉर इंग्लिश हैज स्काई रॉकेटेड। Teachers are expected to train students not only in numbers and letters but also in soft skills that would increase their employability. Later, when they enter the employment market, English reaches children through various ways other than the
other than the teacher. Their acquaintance with English needs to be kept as a base and the teacher has to build on it. It is well known that an interested teacher alone can make the classes interesting. So it's necessary to instill enthusiasm and develop the right attitude among the teachers in teaching English. English in India today is a symbol of people's aspirations for quality in education and fuller participation in national and international life. Its colonial origins now forgotten or irrelevant. Its initial role in independent India tailored to higher education as a library language, a window or on the world, now felt to be insufficiently inclusive socially and linguistically. The current status of English stems from its overwhelming presence on the world stage and the reflection of this in the national arena. The opening up of the Indian economy in the 1990s has coincided with the an explosion in the demand for English in India schools because English is perceived to open up opportunities. कहने का तात्पर्य ये है इनका कि देखो इंग्लिश एज ए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या है कि अब जो है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई जाती है इंग्लिश, ठीक है। और अभी अपने यहाँ आप देख लो इंग्लिश का बस अभी अब हम लोगों के क्या है स्टैंडर्ड के यूज में देखी जाती है इंग्लिश। आप देखो जो लोग ज़्यादा इंग्लिश में बात करते तो लोग मतलब ये चीज़ें अभी भी पूरे तरीके से नहीं खत्म हो पाई। लोग अभी भी उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, ज़्यादा हाईफाई समझते हैं। लोगों को लगता है कि मैं अगर इंग्लिश बोलना सीख गया तो मेरा एक अलग ही स्टेटस होगा, मैं एक अलग ही रूप से जाना चाहूँगा। एक बात बता दें आपको, यदि आप शुद्ध हिंदी भी बोल रहे हैं ना तब भी आपका एक अलग स्टेटस होगा, लोग आपको अलग तरीके से जानेंगे। खैर अब तो अब के टाइम पे तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म हो गया कि जो है इंग्लिश एक औपनिवेशिक भाषा है, मतलब अब लोग ये भूल गए और अब इंग्लिश को हम लोग कैसे लेने लगे एज एन सब्जेक्ट। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश है, क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपकी हिंदी है ना। और कैसी लैंग्वेज है इंग्लिश, देखो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ये इंग्लिश को लेने लगे। सो अभी भी लोगों के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये सब बातें आ जाती हैं कि इंग्लिश जो है इंग्लिश अगर पढ़ेंगे इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा हाई फाई माना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मातृभाषा जो आपके कल्चर को दिखाती है वो कोई अन्य भाषा दिखा ही नहीं सकती, मतलब उसमें कहीं ना कहीं टच वहाँ का रहेगा वो जहाँ की भाषा है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो नेचर कैसा है इंग्लिश लैंग्वेज का, देखो नेचर ऐसा है कि अमंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। कहते देखो इस जो है इस जो है पूरे देश में इस पूरे संसार में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लिखी जाती हैं, मतलब अलग अलग तरीके की भाषाएं। लेकिन जो इंग्लिश है वो इतना ज़्यादा मतलब फैली हुई विस्तृत भाषा है जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। और रिटन में भी इवन जो यूज़ होता है वो किसका होता है, इंग्लिश का ही होता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो रिटर्न में मैम कैसे, देखो रिटर्न में आपके जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं है ना, जो सब चीज़ें होती हैं उनमें किसका यूज होता है आपके, तो इंग्लिश भाषा का यूज होता है। टुडे इंग्लिश ऑक्युपाइज द प्रेस्टिजियस प्लेस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपके जो अंग्रेजी भाषा है उसने एक बेशक कहते हैं एक कीमती स्थान बना लिया है अपनी पूरे अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में। इट इज़ यूटिलाइज बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल बाय मैनी नेशंस एंड ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कहना ये जो 5 आपके इस वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स है ना हर जगह पे ये भाषा आपको लोग बोलते हुए मिलेंगे। उसके बाद में हाउएवर नो लैंग्वेज कैन बिकम सो इम्पोर्टेंट अनलेस इट हैज़ some outstanding and special characteristics for its phonemic growth and popularity. The main characteristics for its stride the English language are as under। कहते देखो ऐसे तो कोई अपनी जगह बना नहीं लेता, सीधी सी बात है। जब आप कुछ नया करोगे, जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी तभी आपकी एक जगह अल्टीमेट बन पाएगी। सो वैसे इंग्लिश का भी सीन रहा, इसके अंदर भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ही तभी ये आज दूर दूर तक यानी कि पूरे इस विश्व में 5 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है। अब वो क्वालिटीज़ क्या थी आइए पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसकी क्वालिटी क्या थी, रिसेप्टिवनेस। द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज रिसेप्टिवनेस। दिस इज रिगार्डेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इट हैज एक्सेप्टेड एंड adopted words from Asian, European, African, Indian, Japanese, Chinese and other languages. English has kept open door policy of accepting words from
क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। इसके अंदर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो क्या थी? रिसेप्टिवनेस। इसका मतलब ये था कि ये अलग अलग देशों के शब्द इस भाषा में क्या कर लेती थी? अपने आप में सब शामिल कर लेती थी, है ना। ये नहीं था कि इसमें कुछ सीमित दायरा हो, इसका दायरा सीमित नहीं था। आज भी यदि कोई नए वर्ड्स है तो वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक। हेट्रोजीनियसनेस, हेट्रोजीनियसनेस क्या क्या मतलब था? देखो, इट मीन्स कि mixed form or the lack of purity. English language contains words from so many other languages. बहुत सारी अलग अलग भाषाओं से इसके शब्दों को लिया गया था. Then it has become the most mixed language. इसलिए इसको क्या कहा गया? मिक्स्ड लैंग्वेज भी कहा गया. ओरिजिनल वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हैव crept into English. Some words have retained their original meanings and some words have changed their meanings. कहना जैसे कुछ शब्द ऐसे होते थे जिनको हम लोग अलग भाषाओं से ले लेते थे, लेकिन उनका शब्द यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और होता था. सिंप्लिसिटी ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? देखो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश इज इट सिंपल इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? तो देखो, दैट इट इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड्स टू अ सेंटेंस with only the minimum of change in their shapes. In this regard, we can quote that Chinese has the minimum inflections, but in other European languages they are still inflection. However, English has loose member of inflection. इंडिया एंड इंडियन. देखो, बात क्या थी? पहली बात तो ये आसान थी. दूसरी बात कि जैसे कोई सेंटेंस होता है ना, तो उस सेंटेंस को एक लाइन मान लो, उस पर कुछ मिसिंग भी है, तब भी आप उसको कंप्लीट कर लोगे. उसके अंदर की ये क्वालिटी होती थी. मिक्स्ड, फिर देखो, अब पढ़ना फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर. मतलब जैसे कि राम जाता है, आप हिंदी में पढ़ते हो, है ना, तो इसका अपना एक मीनिंग है ना. राम जाता है तो जाता, अब क्या यहाँ लिख दोगे जाता राम है जाता राम, तो कोई मीनिंग निकलेगा नहीं. सबका एक क्या है? फिक्स वर्ड्स है. वैसे ही सेम इंग्लिश में भी है कि जो इसके दूसरी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो ये है कि इसका जो मतलब जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, वो फिक्स्ड होता है. दिस अरेंजमेंट बिकम्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड टू अवॉइड ambiguity. The place of each word in sentences decide its relationship and other. जैसे राम इज गोइंग, इसका मतलब क्या हुआ? राम जा रहा है. तो इसका अपना एक अलग मीनिंग है, इज है मान लो ये, ठीक है. ये बता रहा है इससे संबंध कि राम जा रहा है ना. अब क्या कहते हैं? अगर हम गोइंग हटा दे तो राम इज नहीं मतलब है ना. अगर हम कहते इज राम गोइंग तो देखो मतलब चेंज हो जाएगा कि क्या राम जा रहा है. तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक शब्द जो होता है वो फिक्स्ड पोजीशन में होता है, तभी सेंटेंस का फ्रेम हो पाता है. यूज ऑफ पेरीफ्रेसिस क्या होता है? इन द इंग्लिश लैंग्वेज इट इज वेरी सिग्निफिकेंट यूज ऑफ पेरीफ्रेसिस. पेरीफ्रेसिस मीन्स राउंड अबाउट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स. इन अदर वर्ड्स, इट इज पॉसिबल to say this something in many different ways. In English, periphrases are very important quality and of any language because it's make language rich and varied. तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई एक पूरी स्टोरी पढ़ी, उसके बाद में जब आप उसकी हिंदी में यदि कहा जाए तो संक्षिप्त व्याख्या आप लिख लो. जैसे आप संक्षिप्त व्याख्या पढ़ते हो या कंक्लूजन पढ़ते हो ना, सो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है. किसकी? अपने इस इंग्लिश लैंग्वेज की. डेवलपमेंट ऑफ इंटोनेशन, द लास्ट बट द सिग्निफिकेंट क्वालिटी. कह रहे हैं अंतिम लेकिन सबसे मुख्य क्वालिटी क्या है कि इंग्लिश इज द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ इंटोनेशन टू एक्सप्रेस डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग. इंटोनेशन कैन ईजिली चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस कंप्लीटली. इंटोनेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ द टोन ऑफ द वॉइस. कल मैंने आपको समझाया था कि इंटोनेशन, रिदम, सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया था ना कि जैसे कि क्या होता है कि चीज़ें बदलती रहती. अगर हम अपनी पिच को हाई कर लें या लो कर लें, जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं वही वाली सेम बात कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो आप कहोगे अरे मैम क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस मैम, ऐसा नहीं करिए प्लीज़ मैम, मैम आपकी तबीयत खराब है. अगर मैंने कह दिया मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो आपको लगेगा, क्या लगेगा कि मैम गुस्सा है इसलिए नहीं ले पाएंगी क्लास. अगर मैंने धीमे से बोला इट मीन्स कि मैं भी मेरी तबीयत खराब हो, मैं भी कोई इशू हो, क्या कोई बात हो. लेकिन अगर मैं कह दूँ, आप लोग बहुत बातें कर रहे हो कि अब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे मैम एकदम गुस्सा हो गई है ना. तो बस यही सब चीज़ें होती हैं कि जो पिच होती है, जो इंग्लिश की जो अब ये चीज़ मैंने आपको हिंदी में बोल के बता दी जिसमें आपको देर तक याद रहे, लेकिन इंग्लिश में भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं. इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
अब देखो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, भाई इसकी जो अपनी ये अंग्रेजी भाषा है इसका स्कोप क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, आइए जानते हैं। इंग्लिश इज एक्सपेक्टेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में द्वितीय भाषा कौन सी मानी गई है, तो अंग्रेजी मानी गई है। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, अगर हम लोग गांधी जी के शब्दों में बात करें तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट कंटेन्स मैनी रिच लिटरेसी ट्रेजर्स। बात समझ में आ गई। ये एक कैसी भाषा है, मतलब जब हम लोगों को बिजनेस करना होता है कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो वहाँ की भाषा भी बोल सकते हैं हम इसको। इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम लोगों को अंग्रेजी आती है तो हम लोगों के पास, हम मतलब जो हम लोग हैं ना, वो बहुत मुख्य एक भूमिका निभा सकते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अवसर मिल सकते हैं पूरी दुनिया में, कह सकते हैं, काम करने के। इट प्रोवाइड्स एक्सेस to the information with which individuals can learn and develop. This English has stamped deep into all works of life in our country. कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितना भी नेग्लेक्ट कर लो, बट अपने देश में जो इंग्लिश भाषा है ना, जब ऑफिशियली ये मान के चलो आपकी सेकेंड लैंग्वेज बोली गई है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये इंटरनेशनली रूप से तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये साथ में अपने इंडिया में भी बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट डोमेन सोसाइटी, जैसे इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंडियन डोमेन सच एज एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, पॉलिटिकल रिलेशन, जुडिशियल इंडस्ट्री। मतलब अंग्रेजी भाषा जैसे आप मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के, अर्थात जैसे आप देखो जो IAS, जो UPSC की तैयारी करते हैं ना, इंग्लिश जब रिटर्न पेपर होता है तो इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में लिखते हैं अपना रिटर्न पेपर। तो आज भी अब मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसी लोगों की सोच है कि जो बच्चे इंग्लिश में अपना ऐसे राइटिंग करके आते हैं उनको हिंदी के अपेक्षाकृत बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो, अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका अपना एक अलग ही रोल है। बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में, मीटिंग्स में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं अपने जो चीज़ें होती हैं, अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना, तो ये सब चीज़ें भी अंग्रेजी में ही होती हैं। लिंक लैंग्वेज होती है ये, कैसे कि एज द लिंक बिटवीन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन, देयर इज एन इंक्रीजिंग नीड फॉर अस टू लर्न कम्युनिकेट इन मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टीकल्चरल सिचुएशन विद IT रिवॉल्यूशन। जी हाँ, देखो इंडिया, ये जो IT रिवॉल्यूशन है ना, आपका IT सेक्टर में ये जो क्रांति आई है, एंड मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैविंग कम्युनिकेटिव एंड एजुकेशनल वैल्यू। IT का फुल फॉर्म लिख लो, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं IT से कर रहा हूँ, IT मतलब बताओ, IT मतलब, अभी मैंने आपसे 2 फुल फॉर्म पूछे थे, एक पूछा था यूनेस्को का और एक पूछा है IT का। जिनको जिनको नहीं पता है गूगल कर लेना, है ना। चलो उसके बाद में देखो, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट स्किल क्या है कि नोइंग वन ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश बिकम्स एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू डू वेल इन टुडेज ग्लोबल मार्केट। अगर कोई बंदा मतलब आज की इस ग्लोबल मार्केट में कुछ नया करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ अपने आप को क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का प्रेजेंट करना चाहता है, तो इसको उस भाषा से सामना करना ही पड़ेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ एजुकेशन, in education gradually it has become the medium of instruction at university level, statesmen and eminent class of the society. It is widely used in reservation booking. देखो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ तो पहली बात तो अपने एजुकेशन सिस्टम में है ही। अगर आपको बाहर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना है तो भी आपको इंग्लिश आना अपने आप में ज़रूरी है। उसके बाद में देखो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ क्या होता है, जैसे रिजर्वेशन हो गई, बुकिंग काउंटर हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, मतलब ये सब पूरे कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो और आप देख लो शॉपिंग मॉल्स में भी आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस में भी, है ना, इलेक्ट्रिक का ये जो आपका बिजली का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, ये सब कुछ काहे से जनरेट हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो सिर्फ इंग्लिश तो है ना, कंप्यूटर इन इंग्लिश, तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश इसेंशियल। अब जो अंग्रेजी है ना, इसका ज्ञान अब एक ऑप्शनल नहीं रहा आपके पास कि हमारा मन होगा तो हम पढ़ेंगे, हमारा मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन होगा तो आएगा, नहीं मन होगा तो नहीं सीखेंगे। अब ये आपके लिए इसेंशियल हो गया, ज़रूरी हो गया। आप अगर इंग्लिश का ज्ञान नहीं रखोगे, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, या आप सोचोगे अरे ठीक है चलो ऐसे ही लाइफ ठीक है, तो आपको आगे में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। आप कहीं मॉल जा रहे हो, कहीं आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, कहीं कुछ अब देखो अपने मम्मा पापा दादी दादू नानी नाने का ज़माना जाने दो, अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो अपने आपको कैसा बनाना है, मल्टी टैलेंटेड बनाना है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये, कैसे इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड बैंक्स आर ऑल्सो इन इंग्लिश एंड इन रीजनल लैंग्वेज।
देखो क्षेत्रीय भाषा में तो होती ही है जो भी सारी चीज़ें जो आपके सरकार की तरफ से दिए गए नियम वगैरह होते हैं, बैंक के कुछ नियम होते हैं, उसे मतलब आपकी हिंदी में तो होते ही, लेकिन इंग्लिश में भी होते हैं। पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया मे नॉट नो द रीजनल लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्स पीपल टू डील इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इन बैंक ट्रांजेक्शन। अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप ना सिर्फ कहाँ सरकारी अफसरों में, बल्कि जो आपके बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे भी आपकी हेल्प होगी। लैंग्वेज ऑफ मेडिकल एंड कोर्ट, कुल मिला के ये एक मतलब ये मान के चलिए आप जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां की, और जो कोर्ट होते हैं, है ना, कोर्ट तो समझना ना, जैसे समझ गया ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें, तो वहां की भी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई। क्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस आर मोस्टली इन इंग्लिश, सो इट्स एसेंशियल टू नो इंग्लिश वेल। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वहाँ उसमें जो जैसे लिखा होता है ना, सोने के पहले दवा लेनी है, तो ये सब चीज़ें जो होती है, रात को ये खाना है, उसके बाद दवा नहीं लेनी है, दूध पीना है, दूध के साथ दवाई लेनी है, अन्यथा नहीं खाना है, तो ये सब जो आपकी बातें दी होती है ना, ये भी सब कैसी होती हैं, ये भी सब अंग्रेजी में ही होती हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स आर रिटन और टाइप्ड इन इंग्लिश एंड सो देखो इन रीजनल लैंग्वेज में तो टाइप्ड होते ही होते हैं, साथ में अंग्रेजी भाषा में भी होते हैं जितने भी आपके ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग दम। अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप इसको समझने में आसानी आपको होगी। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अगर आपको अपना बिजनेस एक बहुत ऊपर लेवल तक ले जाना है, बहुत ऊपर लेवल तक ले जाना है, इंटरनेशनली रूप से उसको ग्रो करना है, तो आपको अंग्रेजी आना कंपलसरी ही है, मान लो। लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन लाइब्रेरी। देखो, और उसके बाद में क्या, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुल मिला के ये मान के चलो, इंग्लिश जो है वो आपकी हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अब देख लो, अगर महत्वपूर्ण योगदान ना देती ना, तो आप अपने बीएड में भी अंग्रेजी ना पढ़ रहे होते। इसका मतलब क्या है, ये बहुत दूर तक फैल चुकी है। अब रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग, एक शिक्षक का क्या रोल होता है, प्रोवाइड प्रॉपर मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। बच्चों को इस प्रकार का एक मोटिवेट करना है आपको, क्या है कि लैंग्वेज जरूर सीखे। जैसे बहुत बोलते हैं ना, अरे मैम हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें, मैम हम नहीं समझ पा रहे हैं, अरे सर हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको उन बच्चों को मोटिवेट करना है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ये काम कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, फिर मॉल में आपको मम्मा घुम्मी घुम्मी कराने कैसे ले जाएगी अगर इंग्लिश नहीं समझोगे आप, तो है ना। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स एंड मॉनिटर देयर progress in the learning process. Encourage interaction among the learners to speak in the target language by involving them in speech activities like debates, seminars, elocutions. मतलब बच्चों के बीच में ऐसे कुछ कंट्रास्ट करवाइए, आप ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट करवाइए कि बच्चे इंग्लिश बोलें। जैसे डिबेट करवा दो, और डिबेट में रख दो आप ये सीन कि इंग्लिश में ही बोलना है। कोई स्पीच आप ये मान के चलो सैटरडे की स्पीच ऑर्गेनाइज कर दो कि आपको इस टॉपिक पे स्पीच बोलना है, वो भी इंग्लिश में ही, और जिसको अच्छी होगी उसको एक टॉफी चॉकलेट या कुछ बढ़िया सा गिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर लालच आएगा, और सीधी सी बात है, बच्चे कुछ नया नया भी सीखेंगे। उसके बाद में कंसिडर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिवॉर्ड्स और रिजल्ट देयर टू रेनफोर्स द लर्निंग बिहेवियर्स। तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया ना, आप उनको ऐसा कुछ करिए उनके सामने कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट ही डेवलप हो जाए। जैसे एक बार आपने कंपटीशन किया स्पीच का, बच्चे ने स्पीच दी सबने अपनी अपनी, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा जीत गए। जीतने के बाद में अब जो बच्चे नहीं जीतते उनको लगेगा यार जल्दी नेक्स्ट सैटरडे है, फिर कंपटीशन हो, फिर हम भागीदारी कर ले, आखिर इस बार मेरे में क्या कमी रह गई थी। तो वो इस तरीके से भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के सीख सकते हैं। प्रोवाइड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट इन विच दे कैन यूज द लैंग्वेज लाइक लैंग्वेज गेम्स क्विज एक्सेट्रा। मतलब ऐसे गेम्स करिए बच्चों के सामने, ऐसे जिनमें उनका इंटरेस्ट हो और वो अंग्रेजी भाषा के गेम्स को ये सब सीख सके। टीचर मस्ट यूज वेरियस मेथड इन हर टीचिंग। अलग अलग आपको टीचिंग मेथड्स यूज करने होंगे बच्चों को सिखाने के लिए। मस्ट बी अ गुड क्लासरूम मैनेजर बनना होगा। टीचर मस्ट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट वेल एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ आपको बच्चों को क्या सिखाना होगा, एग्जाम्पल सिखाना होगा। टीचर मस्ट बी टॉलरेंट ऑफ एरर्स। Teacher must be well informed about modern technique of teachings. The teacher provides opportunities for language use in meaningful context. Teacher mediates when the learners need help and consolidates learning after task completion. The teacher also monitors individual learning. She may be a co-participant in the task. Teacher must perform the role of an information giver and helps the learner with the answer टू क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे
कि बच्चा सही तरीके से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बच्चे सही तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें किसकी होती है? जिम्मेदारी। कल को आपकी ही जिम्मेदारियां होंगी ये सब। ये नहीं कि बच्चे ने उस शब्द को गलत पढ़ दिया तो आपने भी गलत सुन लिया, उसको तुरंत टोक के, नहीं बेटा ये गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है। अगर वो फिर भी नहीं बोल पा रहा है तो उसको 3 बार में प्रोनाउंस करना सिखाओ, लेकिन ये सिखाना आपका ही काम है। बच्चों के अंदर किसी भाषा को लेकर के पढ़ाने की जो रुचि है, रुचि आए, मतलब ऐसा उनके अंदर इंटरेस्ट आए, ये इंटरेस्ट क्रिएट करना भी एक टीचर का ही काम है ना। सो समझ रहे हो आप अपने रोल। सो ये है आपके रोल। बाकी हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी, तो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। और एंड करते समय हम आपको बता दें कि हम क्या बोलते हैं, जरा वो लाइन लिख दो अपनों के लिए ले वाले। तब तक हम जो है आपको बता देते हैं कि पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा ना। और वहां से आपको पीडीएफ रोज रात के 8 बजे तक मिल जाएगी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद में एक बात और बताते हैं आपको कि जीवन में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी, फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, हाँ अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द इवनिंग क्लास विद वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। ओके।